नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का छठा अध्याय हम शुरू कर चुके थे। हमारे इस छठे अध्याय का नाम है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ और आज हम इस अध्याय का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं और ये दूसरा भाग है समुदाय, राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य के बारे में। तो पिछले भाग में हमने सांस्कृतिक विभिन्नताओं या विविधताओं के संबंध में एक परिचय लिया था। हमने जाना था कि क्यों ये सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं हैं ये समाज में व्यक्ति विशेष को एक प्रदत्त पहचान प्रदान करती हैं और हर व्यक्ति के लिए महत्व रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। समुदाय, राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य। राष्ट्र एक तरह का बड़े स्तर का समुदाय ही होता है। यह समुदायों से मिलकर बना एक समुदाय है। यदि हम राष्ट्र की बात करते हैं तो एक राष्ट्र वास्तव में बड़े स्तर का समुदाय ही होता है। यह कई समुदायों से मिलकर बना एक बड़ा समुदाय होता है। राष्ट्र के सदस्य एक ही राजनीतिक सामूहिकता का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। तो एक राष्ट्र के जो सदस्य हैं वे अक्सर एक ही राजनीतिक सामूहिकता का हिस्सा होते हैं। राजनीतिक एकता की यह इच्छा स्वयं को एक राज्य बनाने की आकांक्षा के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो ये जो राजनीतिक सामूहिकता या राजनीतिक एकता की यह इच्छा है, यह स्वयं को अपने आप को एक राज्य बनाने की जो आकांक्षा है उस रूप में अंततः प्रकट होती है। राज्य शब्द का अर्थ एक ऐसा अमूर्त सत्व होता है जिसमें राजनीतिक विधिक संस्थाओं के समुच्चय समाहित होते हैं और वह एक खास भौगोलिक क्षेत्र पर और उसमें रहने वाले लोगों पर अपना नियंत्रण रखता है। जब हम राज्य शब्द की बात करते हैं तो यह एक अमूर्त सत्व होता है और इसमें विभिन्न राजनीतिक विधिक संस्थाएं सम्मिलित होती हैं और साथ के साथ यह एक खास भौगोलिक क्षेत्र पर और उस भौगोलिक क्षेत्र पर रहने वाले जो लोग हैं उन पर अपना नियंत्रण प्रदर्शित कर पाता है। मैक्स वेबर की सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्ण दावा करता है। तो मैक्स वेबर ने राज्य की एक प्रसिद्ध परिभाषा दी है और इस परिभाषा के अनुसार राज्य एक ऐसा निकाय है जो एक विशेष क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष होगा यानी भौगोलिक सीमा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर विधि सम्मत एकाधिकार यानी वहाँ के सभी लोग विधि सम्मत एकाधिकार प्रदान करते हैं का सफलतापूर्वक दावा करता है। तो उस क्षेत्र विशेष में सभी लोगों द्वारा एक विधि सम्मत एकाधिकार का दावा रखा जाता है। राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है जिसका वर्णन तो आसान है पर इसे परिभाषित करना कठिन है। यदि हम राष्ट्र की बात करते हैं तो यह एक विशेष या अनूठे प्रकार का समुदाय है जिसका हम वर्णन तो फिर भी कर पाते हैं लेकिन इसे परिभाषित करना काफ़ी कठिन कार्य है। हम ऐसे अनेक विशिष्ट राष्ट्रों का वर्णन कर सकते हैं जिनकी स्थापना साझे धर्म, भाषा, निर्जातीयता, इतिहास अथवा क्षेत्रीय संस्कृति जैसी साझी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर की गई है। तो यदि हम राष्ट्रों की बात करें तो हम कई ऐसे विशिष्ट राष्ट्रों का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, उनका वर्णन दे सकते हैं जिनकी स्थापना की साझे जो सांस्कृतिक पहचाने हैं जैसे धर्म, भाषा, निर्जातीयता, इतिहास या क्षेत्रीय संस्कृति, इन साझी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक संस्थाओं का आधार मान के ही राष्ट्र की स्थापना कई उदाहरण पेश करती है। लेकिन किसी ऐसे पारिभाषिक लक्षणों को निर्धारित करना अथवा उन विशेषताओं का पता लगाना कठिन है जो एक राष्ट्र में होनी ही चाहिए। लेकिन यदि हम एक राष्ट्र के किसी विशेष प्रकार के लक्षणों या पारिभाषिक लक्षणों को निर्धारित करना चाहें तो यह एक कठिन कार्य है। हम यह नहीं कह सकते कि अमुक विशेषताएं किसी राष्ट्र में होनी ही
चाहिए। प्रत्येक संभव कसौटी के लिए अनेक अपवाद और विरोधी उदाहरण पाए जाते हैं। तो जो भी हम किसी संभव कसौटी की बात कर सकते हैं कि इस विशेषता के आधार पर हम एक राष्ट्र को परिभाषित करें, तो हर उस संभव कसौटी के कुछ ना कुछ अपवाद या विरोधी उदाहरण देखने को मिलते हैं। तब हम एक राष्ट्र और अन्य प्रकार के समुदायों जैसे एक नृजातीय समूह जो सामान्य भाषा या संस्कृति के अलावा एक ही वंश परंपरा पर आधारित हो, धार्मिक समुदाय अथवा क्षेत्रीय आधार पर परिभाषित समुदाय आदि के बीच कैसे भेद कर सकते हैं। यदि हम ऐसे कोई संभव कसौटी को रख लेते हैं किसी राष्ट्र को परिभाषित करने के लिए, तो उस स्थिति में हम विभिन्न प्रकार के समुदायों जैसे कि कोई नृजातीय समूह ऐसा समूह होता है जिसमें सामान्य भाषा और संस्कृति के अलावा एक ही प्रकार की वंश परंपरा स्वीकारी जाती है। उसके अलावा धार्मिक समुदाय जो एक ही धर्म का पालन करते हैं, अथवा क्षेत्रीय आधार पर परिभाषित विभिन्न समुदाय यानी जिन्हें सिर्फ भौगोलिक या क्षेत्रीय आधार पर परिभाषित किया जाता है, इन सब को तब हम किसी राष्ट्र से अलग नहीं परिभाषित कर सकते। संकल्पना की दृष्टि से तो कोई पक्का भेद दिखाई नहीं देता। अन्य प्रकार का कोई भी समुदाय किसी दिन एक राष्ट्र बन सकता है। तो इस प्रकार यदि हम संकल्पनात्मक रूप से देखते हैं तो किसी समूह यानी किसी सामुदायिक समूह या राष्ट्र के बीच कोई भी पक्का भेद दिखाई नहीं देता है और इस कारण एक अन्य प्रकार का कोई भी समूह किसी दिन राष्ट्र का रूप ले सकता है। विलोमतः किसी भी विशेष प्रकार के समुदाय के लिए यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वह राष्ट्र का रूप ग्रहण कर लेगा। तो यदि हम विपरीत रूप में देखते हैं, विलोमतः देखते हैं, तो किसी भी विशेष प्रकार के समुदाय के लिए हम निश्चिततः यह बात कह नहीं सकते हैं कि वह समुदाय एक दिन राष्ट्र का रूप ग्रहण कर ही लेगा। राष्ट्र का अंतर या भेद दर्शाने वाली सबसे नज़दीकी कसौटी राज्य है। तो यदि हम राष्ट्र की बात करते हैं तो इसे यदि हम सबसे नज़दीकी कसौटी से अंतर करें या इसका भेद जानें तो वो है राज्य। तो हम राज्य और राष्ट्र के भेद को जानने का प्रयास कर सकते हैं। पहले बताए गए अन्य प्रकार के समुदायों के विपरीत राष्ट्र ऐसे समुदाय होते हैं जिनका अपना एक राज्य होता है। तो जो हम विशेष समुदायों की बात कर रहे थे, उन समुदायों में कोई धर्म विशेष को पालन करने वाला समुदाय हो सकता है, कोई विशेष निर्जातीयता वाला समुदाय हो सकता है, सिर्फ किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर कोई समुदाय हो सकता है। तो ऐसे समुदायों की तुलना में राष्ट्र कैसे अलग हैं? तो खास बात यह है कि उस राष्ट्र का एक राज्य भी अवश्य होता है। इसीलिए ये दोनों राष्ट्र राज्य शब्द के रूप में योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। तो ये योजक चिन्ह हमें नजर आता है राष्ट्र और राज्य के मध्य। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि हाल के समय में राष्ट्र और राज्य के बीच एक यानी एक का संबंध है। एक राष्ट्र एक राज्य, एक राज्य एक राष्ट्र, लेकिन यह एक नया विकास है। तो यदि हम आज के समय की बात करें, हाल के समय की बात करें, तो आज के समय में जो राष्ट्र और राज्य के बीच का संबंध है उसे हम एक यानी कि एक का संबंध मान सकते हैं। यानी किसी एक राष्ट्र का एक राज्य भी होता है या एक राज्य विशेष का एक राष्ट्र भी अवश्य होता है। पहले यह बात सच नहीं थी कि एक अकेला राज्य केवल एक ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकता था, यानी एक ही राष्ट्र का द्योतक था या प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक राज्य होना जरूरी था। तो यदि हम प्राचीन काल की बात करते हैं, पहले की बात करते हैं, तो यह जरूरी नहीं था कि एक राज्य केवल एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकता था और उसी प्रकार कोई एक जो राष्ट्र है वो एक ही राज्य में बंधा होगा, यह आवश्यक नहीं हुआ करता था। इसी प्रकार एक राष्ट्र को अस्तित्व प्रदान करने वाले
वाले लोग हो सकता है विभिन्न राज्यों के नागरिक या निवासी हों। तो यदि हम एक राष्ट्र की बात करें तो उस राष्ट्र को अस्तित्व प्रदान करने वाले लोग यानी वे लोग जो उस राष्ट्र से ही संबंध रखते हैं, वे लोग हो सकता है विभिन्न राज्यों के नागरिक या निवासी हों। उदाहरण के लिए संपूर्ण जमैकाइयों यानी जमैका वासियों में से जमैका से बाहर रहने वालों की संख्या जमैका के भीतर रहने वाले जमैकाइयों से अधिक है, यानी अनिवासी जमैकाइयों की संख्या निवासी जमैकाइयों की जनसंख्या से अधिक है। तो ये एक उदाहरण आप ध्यान रखेंगे कि जो संपूर्ण जमैकाइयों की जनसंख्या है उसमें से जमैका से जो बाहर रहते हैं जमैकाई, उनकी संख्या काफ़ी अधिक है उनकी तुलना में जो जमैका के अंदर ही रहते हैं। तो वास्तव में जो अनिवासी जमैकाई हैं उनकी संख्या निवासी जमैकाइयों की तुलना में काफ़ी अधिक है, लेकिन ऐसे लोग जो जमैका में नहीं रह रहे हैं लेकिन उनका संबंध वास्तव में कहाँ से है, जमैका से ही है, उन्हें हम अनिवासी जमैकाई कह रहे हैं। तो वे किसी अन्य राष्ट्र में जाकर रह रहे हैं लेकिन उनकी जो वास्तविक स्थिति है वो उस जमैका के राज्य से जुड़ी हुई है। सामुदायिक पहचानों के डर से राज्यों द्वारा सांस्कृतिक विविधता को मिटाने की कोशिश। तो बच्चों अब हम एक विशेष बातचीत करने जा रहे हैं कि किस प्रकार सामुदायिक पहचानों के डर से राज्यों के द्वारा सांस्कृतिक विविधता को मिटाने की कोशिश की जाती है। ऐतिहासिक तौर पर राज्यों ने राष्ट्र निर्माण की रणनीतियों के माध्यम से अपनी राजनीतिक वैधता को स्थापित करने और उसे और ज़्यादा बढ़ाने के प्रयत्न किए हैं। तो ये इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालते हैं तो स्पष्ट होता है कि राज्यों ने राष्ट्र निर्माण की रणनीतियां अपनाई और उनके माध्यम से अपनी राजनीतिक वैधता को स्थापित करने का प्रयास किया है और साथ ही साथ उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास भी किया है। उन्होंने आत्मसातकरण और एकीकरण की नीतियों के जरिए अपने नागरिकों की देशभक्ति, निष्ठा और आज्ञाकारिता प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। तो विभिन्न राज्यों द्वारा आत्मसातकरण की नीति और एकीकरण की नीति अपनाई गई है और इन नीतियों के जरिए ही अपने नागरिकों की देशभक्ति, निष्ठा और आज्ञाकारिता को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के प्रयास इस प्रकार से राज्यों द्वारा किए गए हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करना खासतौर पर सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में आसान नहीं था, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में नागरिक अपने देश के साथ अपनत्व रखने के साथ साथ संभवतः अपने निर्जातीय, धार्मिक, भाषाई अथवा अन्य किसी प्रकार के समुदाय के साथ भी गहरा तादात्म्य रखते हैं। तो ये जो उद्देश्य रहे किसी भी राज्य के कि उसके नागरिक अधिक से अधिक देशभक्त हों, आज्ञाकारी हों, अपने देश के प्रति प्रतिबद्ध हों, इन उद्देश्यों को प्राप्त करना काफ़ी कठिन हो जाता है जब सांस्कृतिक विविधता अधिक होती है। तो वास्तव में ऐसी परिस्थितियों में जहाँ सांस्कृतिक विविधता अधिक है वहाँ के नागरिक अपने देश के साथ तो अपनत्व रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही वे अपने निर्जातीय, धार्मिक, भाषाई अथवा अन्य किसी समुदाय के साथ भी ऐसी अपनत्व वाली भावनाओं को जोड़े रखते हैं। अधिकांश राज्यों को यह डर था कि इस अंतर को मान्यता प्रदान किए जाने से सामाजिक विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समरसतापूर्ण समाज के निर्माण में रुकावट आएगी। तो अधिकांश राज्यों को यह स्वीकार्य था कि यदि इस प्रकार से विभिन्न सांस्कृतिक विविधता वाले लोग अपने अपने समुदायों के प्रति अपनत्व की भावना रखेंगे तो तब विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समरसतापूर्ण समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। संक्षेप में इस प्रकार की पहचान संबंधी राजनीति राज्य की एकता के लिए खतरा समझी गई। तो ये जो समुदाय विशेष की पहचान संबंधी राजनीति जो थी वो राज्य की एकता के संबंध में एक खतरा स्वीकारी गई। इसके अलावा इस प्रकार के अंतरों का समायोजन करना
राजनीतिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए अनेक राज्यों ने इन विविध पहचानों को राजनीतिक स्तर पर दबाव या नज़रअंदाज किया। तो वास्तव में इस प्रकार के जो सांस्कृतिक पहचानों संबंधी अंतर हैं, इन अंतरों का समायोजन करना, इनमें संतुलन बिठाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है और इसी कारण विभिन्न राज्यों ने इन विविध पहचानों या इन अलग-अलग सामुदायिक पहचानों का राजनीतिक स्तर पर एक प्रकार की नज़रअंदाजी शुरू कर दी। आत्मसातकरण की नीतियाँ, जिनके अंतर्गत अक्सर निर्जातीय, धार्मिक या भाषाई समूहों की पहचानों को एकदम दबा दिया जाता है, समूहों के बीच पाई जाने वाली सांस्कृतिक विभिन्नताओं को मिटाने की कोशिश करती हैं। तो ये जो आत्मसातकरण की नीतियाँ राज्यों द्वारा अपनाई जाती हैं, ये नीतियाँ वास्तव में निर्जातीय, धार्मिक या भाषाई समूह की जो पहचानें हैं, उन्हें दबाने का प्रयास करती हैं और साथ के साथ जो समूह के बीच विभिन्नताएं हैं, खासकर सांस्कृतिक विभिन्नताएं, उन्हें पूरी तरीके से मिटाने की भी कोशिश करती हैं। एकीकरण की नीतियाँ केवल एक अकेली राष्ट्रीय पहचान बनाए रखना चाहती हैं। यदि हम एकीकरण की बात करें तो राज्यों की जो एकीकरण की नीतियाँ हैं, वे राज्य के सभी लोगों के लिए या नागरिकों के लिए सिर्फ एक ही राष्ट्रीय पहचान बनाए रखना चाहती हैं, जिसके लिए वे सार्वजनिक तथा राजनीतिक कार्यक्षेत्रों से निर्जातीय, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को दूर करने का प्रयत्न करती है। तो वास्तव में ये जो एकीकरणवादी नीतियां हैं, इनके द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक पहचानों के बजाय एक राष्ट्रीय पहचान को ही बनाए रखने का प्रयास किया जाता है और इसके कारण ही ये जो राज्य हैं जिन्होंने एकीकरण की नीतियां अपनाई, उन्होंने सार्वजनिक और राजनीतिक कार्य क्षेत्रों से ऐसी निर्जातीय, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को दूर करने का प्रयास किया है, लेकिन निजी क्षेत्रों में इन्हें बनाए रखने की इजाज़त देती हैं। लेकिन ये नीतियाँ निजी क्षेत्रों में इस प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं, उनको किसी भी प्रकार से नहीं रोक पाती हैं। ये दोनों प्रकार की नीतियों के समुच्चय एक अकेली राष्ट्रीय पहचान को अपनाते हैं। तो इस प्रकार जो आत्मसातकरण और एकीकरण की नीतियाँ हैं, ये दोनों प्रकार की नीतियों का जो संयोजन होता है, जो समुच्चय होता है, वो सिर्फ एक अकेली राष्ट्रीय पहचान को अपनाने का प्रयास करता है। आत्मसातकरणवादी और एकीकरणवादी रणनीतियाँ विभिन्न अंतर्क्षेपी उपायों द्वारा एकल राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने की कोशिश करती हैं। तो वास्तव में ये जो आत्मसातकरणवादी और एकीकरणवादी नीतियां हैं, ये कई अंतर्क्षेपी उपायों द्वारा, यानी अपने राज्य के अंदर स्वतः उत्पन्न किए गए उपायों द्वारा एकल राष्ट्रीय पहचान, यानी संपूर्ण राष्ट्र की एक ही पहचान को स्थापित करने का प्रयास करती है। जैसे संपूर्ण शक्ति को ऐसे मंचों में केंद्रित करना जहां प्रभावशाली समूह बहुसंख्यक हों और स्थानीय या अल्पसंख्यक समूहों की स्वायत्तता को मिटाना। तो इस राष्ट्रीय एकल पहचान के लिए एक जो कार्य किया जाता है वो ये है कि संपूर्ण शक्ति को इस प्रकार के मंचों पर केंद्रित कर देना जहां पर कि प्रभावशाली जो बहुसंख्यक समूह हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में हो, जबकि स्थानीय या अल्पसंख्यक समूह जो हैं उनकी स्वायत्तता को, उनकी आत्मनिर्भरता को खत्म कर देते हैं। प्रभावशाली समूह की परंपराओं पर आधारित एक एकीकृत कानून एवं न्याय व्यवस्था को थोपना और अन्य समूहों द्वारा प्रयुक्त वैकल्पिक व्यवस्थाओं को खत्म कर देना। साथ ही साथ यहाँ यह भी स्वीकार्य है कि इस प्रकार की जो एकीकरणवादी और आत्मसातकरण की नीतियां अपनाई जाती हैं, उनका एक उदाहरण ये है कि जो प्रभावशाली समूह या बहुसंख्यक समूह हैं, उसकी परंपराओं पर आधारित एकीकृत कानून और न्याय व्यवस्था को ही अन्य अल्पसंख्यक समूहों पर थोपा जाता है और उनकी जो अल्पसंख्यक समूहों की वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, उन्हें पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है।
प्रभावशाली समूह की भाषा को ही एकमात्र राजकीय राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना और उसके प्रयोग को सभी सार्वजनिक संस्थाओं में अनिवार्य बना देना। साथ ही साथ भाषा के संबंध में भी इस परिवर्तन को लाना कि जो प्रभावशाली समूह की भाषा है उस भाषा को एकमात्र राजकीय राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना और उसके प्रयोग को सभी सार्वजनिक संस्थाओं में अनिवार्य बना देना। प्रभावशाली समूह की भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए, जिनमें राज्य नियंत्रित जनसंपर्क के माध्यम और शैक्षिक संस्थाएं शामिल हैं, बढ़ावा देना। इसी प्रकार जो बहुसंख्यक या प्रभावशाली समूह है उस समूह की भाषा और संस्कृति को विभिन्न माध्यमों से बढ़ावा देना, खासकर राष्ट्रीय संस्थाओं और ऐसे सभी माध्यम जो राज्य नियंत्रित जनसंपर्क के माध्यम हैं, इनका सहारा लेके जो राष्ट्रभाषा है उसको बहुसंख्यक भाषा है उसी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रदर्शित करना। प्रभावशाली समूह के इतिहास, शूरवीरों और संस्कृति को सम्मान प्रदान करने वाले राज्य प्रतीकों को अपनाना, राष्ट्रीय पर्व, छुट्टी या सड़कों आदि के नाम निर्धारित करते समय भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना। तो प्रभावशाली समूह के जो भी इतिहास रहा है, उनके शूरवीर और उनकी संस्कृति को सम्मान प्रदान करने के जो भी प्रतीक हैं, साथ के साथ राष्ट्रीय पर्व, छुट्टियां, सड़कों के नाम आदि प्रदान करने में इन बातों का ध्यान रखना कि वे प्रभावशाली समूह से ही संबंधित हों। अल्पसंख्यक समूहों और देशज लोगों से जमीनें, जंगल एवं मत्स्य क्षेत्र छीनकर उन्हें राष्ट्रीय संसाधन घोषित कर देना। इसी प्रकार जो भी अल्पसंख्यक समूह हैं और जो भी पहले से रह रहे देशज समूह हैं, उन सब से खासकर जमीन, जंगल और जितने भी संसाधन हैं उन्हें छीन लेना और उन सबको राष्ट्रीय संसाधनों का नाम दे देना। स्रोत: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 2004 अध्याय 3 फीचर 3.1 से। तो ये जो हमने अभी आलेख पढ़ा है, यह आलेख संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट से लिया गया है और इसमें वास्तव में किसी भी राष्ट्र की जो आत्मसातकरण की नीतियां हैं, जो एकीकरण की नीतियां हैं, वो कैसे संचालित की जाती हैं, इसी बात को प्रस्तुत किया गया है। आज किसी राष्ट्र को परिभाषित करना बहुत कठिन है और इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जो अपना राज्य प्राप्त करने में सफल हो गया है। यदि हम किसी राष्ट्र को परिभाषित करना चाहते हैं तो यह एक जटिल कार्य है, लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्र ऐसा समुदाय होता है जो अपना स्वयं का राज्य प्राप्त करने में सफल हो चुका है। इसके विपरीत रूप भी अधिकाधिक सच हो गए हैं। यदि हम इसके विपरीत रूपों की बात करें, यानी एक राज्य जो कि राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया है, तो ऐसे भी उदाहरण हमें मिल जाते हैं। जिस प्रकार आज भावी अथवा आकांक्षी राष्ट्रीयताएं अपना राज्य बनाने के लिए अधिकाधिक प्रयत्नशील हैं, वैसे ही मौजूदा राज्य यह दावा करना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी मान रहे हैं कि वे एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यदि हम आज की बात करें तो जो भी भावी या आकांक्षी राष्ट्रीयताएं हैं, वे सभी अपना स्वयं का अलग राज्य प्राप्त करना चाहती हैं, उसके लिए प्रयत्नशील हैं। इसी प्रकार जो मौजूदा राज्य हैं, जो अपने आप में एक राज्य के रूप में स्थापित हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा यह ज़रूरी मानते हैं कि वे किसी राष्ट्र विशेष का प्रतिनिधित्व कर पाएं। आधुनिक युग का एक विशिष्ट लक्षण है राजनीतिक वैधता के प्रमुख स्रोतों के रूप में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की स्थापना। तो यदि हम आधुनिक युग की बात कर रहे हैं तो इस युग का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, वो क्या है? राजनीतिक वैधता के जो मुख्य स्रोत हैं, उन स्रोतों के रूप में लोकतंत्र की और राष्ट्रवाद की स्थापना कर पाना। इसका अर्थ यह है कि
आज एक राज्य के लिए राष्ट्र एक सर्वाधिक स्वीकृत अथवा औचित्यपूर्ण आवश्यकता है, जबकि लोग राष्ट्र की वैधता के चरम स्रोत हैं। तो यदि हम इस राष्ट्र राज्य की चर्चा को यहाँ निष्कर्ष रूप में लेना चाहें तो यह है कि एक राज्य के लिए राष्ट्र आज सर्वाधिक स्वीकृत प्रकार का एक सर्वाधिक स्वीकृत या औचित्यपूर्ण प्रकार की आवश्यकता है, जबकि जो लोग हैं ये उस राष्ट्र की वैधता के चरम स्रोत हैं, यानी वास्तव में लोग ही उस राष्ट्र की वैधता को स्थापित करते हैं। राज्यों को राष्ट्र की उतनी ही या उससे भी अधिक आवश्यकता होती है जितनी कि राष्ट्रों को राज्य की, और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राज्यों को भी राष्ट्रों की उतनी ही या उससे भी अधिक आवश्यकता होती है जितनी कि किसी राष्ट्र को एक राज्य की। लेकिन एक राज्य, राष्ट्र और समुदाय के उन विविध रूपों के बीच जिन पर राज्य राष्ट्र आधारित हो सकता है, ऐतिहासिक दृष्टि से कोई निश्चित और तार्किक आवश्यक संबंध नहीं होता है। तो यदि हम एक राज्य, राष्ट्र और समुदाय के विविध रूपों की बात करते हैं जिन पर कि कोई राज्य राष्ट्र आधारित हो सकता है, तो वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टि से हमें ऐसा कोई निश्चित या तार्किक संबंध नहीं प्राप्त होता है जिसके आधार पर हम राष्ट्र राज्य की अवधारणा को बता पाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रश्न का कोई पूर्व निर्धारित उत्तर नहीं है। राष्ट्र राज्य के राज्य भाग को उन विभिन्न प्रकारों के समुदायों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए जो राष्ट्र भाग को बनाते हैं। तो वास्तव में ये जो प्रश्न है कि किसी भी प्रकार का जो राष्ट्र है उस राष्ट्र में किस प्रकार से विभिन्न समुदायों के साथ बर्ताव किया जाना चाहिए। तो कोई राज्य विशेष में विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक समुदाय हैं या जो सामुदायिक पहचाने हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो सामुदायिक पहचाने ही किसी राष्ट्र का निर्माण असल में करती हैं। अधिकांश राज्य आमतौर पर सांस्कृतिक विविधता के प्रति शंकालु रहे हैं और उन्होंने उसे कम करने या मिटाने की कोशिशें की है। यह बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अधिकांश राज्य अक्सर इन सांस्कृतिक विविधताओं के प्रति शंकालु रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय एकता है उसको विखंडित कर सकती है, और इस सांस्कृतिक विविधता को मिटाने का राज्यों द्वारा अक्सर प्रयास किया गया है। तथापि अनेक सफल उदाहरण हैं जिनमें भारत भी एक है, जो यह दर्शाते हैं कि विभिन्न प्रकार की सामुदायिक पहचानों को एक मानक प्रकार में समरूप किए बिना भी एक मजबूत राष्ट्र राज्य बनना पूरी तरह संभव है। लेकिन इस बात के भी कई सफल उदाहरण हैं कि विभिन्न प्रकार की जो सामुदायिक पहचाने हैं उनको रखते हुए, उनको बिना कोई समरूप प्रदान किए भी एक राष्ट्र राज्य का बने रहना संभव है। आत्मसातकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का उद्देश्य सभी नागरिकों को एक समान सांस्कृतिक मूल्यों और मानकों को अपनाने के लिए राजी, प्रोत्साहित या मजबूर करना है। तो आत्मसातकरण को बढ़ाने की जो नीतियां हैं, इन नीतियों का उद्देश्य सभी नागरिकों को, यानी उस राष्ट्र के, उस राज्य के सभी नागरिकों को एक समान सांस्कृतिक मूल्यों और मानकों को मानने के लिए तैयार करना या प्रोत्साहित करना होता है। यह मूल्य तथा मानक आमतौर पर संपूर्ण रूप से या अधिकांशतः प्रभावशाली सामाजिक समूह के होते हैं, और ये मूल्य, ये मानक जिन्हें राज्य द्वारा सभी नागरिकों द्वारा समान रूप से स्वीकारे जाने का उद्देश्य रखा जाता है, ये मानक और ये मूल्य अक्सर सामाजिक रूप से प्रभावशील समूह के या बहुसंख्यक समूह के होते हैं। समाज में अन्य अप्रभावशाली अथवा अधीनस्थ बनाए गए समूहों से यह आशा अथवा अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़ दें और निर्धारित मूल्यों को अपना दें। तो ये जो आत्मसातकरण की नीतियां हैं, वहाँ यह मुख्य पक्ष है कि जो भी अधीनस्थ या
अल्पसंख्यक समूह होते हैं उनसे यह आशा, यह अपेक्षा की जाती है कि उन सांस्कृतिक मूल्य को छोड़ दें जो उनके अपनी सामुदायिक पहचानों से संबंध रखते हैं और इसके बजाय निर्धारित मानक मूल्यों को अपना लिया जाए। एकीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियां शैली की दृष्टि से तो अलग होती हैं, पर उनका सर्वोपरि उद्देश्य भिन्न नहीं होता है। तो आत्मसातकरण की तुलना में जो एकीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियां हैं, उनकी शैली थोड़ी अलग होती हैं, पर वास्तव में उनका भी सर्वोपरि उद्देश्य यही होता है कि सभी नागरिक समान सांस्कृतिक मूल्यों का और मानकों का पालन करें। वे इस बात पर बल देती हैं कि सार्वजनिक संस्कृति को सामान्य राष्ट्रीय स्वरूप तक सीमित रखा जाए, जबकि सभी गैर राष्ट्रीय संस्कृतियों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाए। तो ये एकीकरण की नीतियां इसी बात पर बल देती हैं कि सार्वजनिक संस्कृति को या सभी लोगों को मानक रूप से माने जाने वाली संस्कृति को सामान्य राष्ट्रीय स्वरूप तक सीमित रखा जाए, यानी सामान्य राष्ट्रीय स्वरूप में तो सभी लोग समान सांस्कृतिक मूल्यों का या मानकों का पालन करें और उसके अतिरिक्त जो भी गैर राष्ट्रीय संस्कृतियां हैं उन्हें वे अपने निजी स्तर पर पालन कर सकते हैं। इस मामले में भी प्रभावशाली समूहों की संस्कृति को राष्ट्रीय संस्कृति माने जाने का खतरा रहता है और इन एकीकरणवादी नीतियों में भी जो प्रभावशाली समूह है, बहुसंख्यक समूह हैं, उनकी संस्कृति को ही राष्ट्रीय संस्कृति बनाए जाने या माने जाने का खतरा रहता है। समुदाय के किसी विशिष्ट रूप और राज्य के आधुनिक रूप के बीच कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। तो यदि हम किसी समुदाय की बात करें तो उस समुदाय का विशिष्ट रूप और राज्य का जो आधुनिक रूप है उनके बीच कोई विशेष संबंध हो, यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सामुदायिक पहचान के बहुत से आधारों जैसे भाषा, धर्म, नृजाति आदि में से कोई एक आधार राष्ट्र को स्वरूप प्रदान कर सकता है अथवा नहीं भी कर सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो सामुदायिक पहचान के जो विभिन्न आधार हैं जैसे भाषा, धर्म, नृजाति, इनमें से कोई भी एक आधार राष्ट्र को स्वरूप प्रदान कर भी सकता है या ऐसा कोई भी आधार राष्ट्र को स्वरूप प्रदान करे, यह आवश्यक नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चूंकि सामुदायिक पहचानें राष्ट्र निर्माण के आधार के रूप में कार्य कर सकती हैं, इसलिए पहले से विद्यमान राज्य सभी प्रकार की सामुदायिक पहचानों को खतरनाक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। तो यह सत्य है कि जो सामुदायिक पहचानें हैं ये राष्ट्र निर्माण का आधार बन सकती हैं, यह इस रूप में कार्य कर सकती हैं कि कहीं से राष्ट्र निर्माण की मांग उत्पन्न हो जाए और इस कारण जो पहले से विद्यमान राज्य हैं वे सभी प्रकार की सामुदायिक पहचानों को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। इसीलिए राज्य आमतौर पर किसी एक समरूप राष्ट्रीय पहचान का इसलिए पक्ष लेते हैं कि वे उसका नियंत्रण एवं प्रबंध कर सकेंगे। तो जो भी राज्य हैं ये इसी कारण से एक राष्ट्रीय पहचान का पक्ष लेते हैं कि इस राष्ट्रीय पहचान के आधार पर संपूर्ण राज्य का और राष्ट्र का नियंत्रण और प्रबंध आसानी से किया जा सकता है। सांस्कृतिक विविधता एवं भारतीय राष्ट्र राज्य एक विहंगम दृष्टि। तो अब हम हमारे भारत को एक राष्ट्र राज्य के रूप में सांस्कृतिक विविधता ने कैसे बनाया हुआ है यह जानेंगे। भारतीय राष्ट्र राज्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण देशों में से एक है। तो हमारा भारतीय राष्ट्र राज्य सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के सभी या सर्वाधिक विविधतापूर्ण देशों में से एक है। इसकी जनसंख्या सन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यह
721 करोड़ है। यह आप लोग जानते हैं बच्चों कि सन 2011 की जो जनगणना रही उसके अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 121 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व भर में इसका स्थान दूसरा है और जल्दी ही यह पहला स्थान प्राप्त करने वाला है। यह बात हम पहले पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि हमारे देश का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से विश्व भर में दूसरा है और आने वाले समय में जल्द ही यह पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। यहाँ के 1 अरब या 100 करोड़ से ज़्यादा लोग कुल मिलाकर लगभग 1632 भिन्न भिन्न भाषाएं और बोलियां बोलते हैं। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है कि हमारे जो 1 अरब से अधिक लोग हैं वो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं और उसमें लगभग 1632 भाषाएं और बोलियां शामिल हैं। इन भाषाओं में से 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता देकर उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। इस प्रकार उन्हें विधिक प्रतिष्ठा की गारंटी दी गई है। तो इन इतनी सारी भाषाओं में से 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है, उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है और इस आधार पर इन भाषाओं को विधिक प्रतिष्ठा की गारंटी प्रदान की गई है। यहाँ की 80% आबादी हिंदुओं की है जो स्वयं भी क्षेत्रीय रूप से तरह तरह के विश्वासों और व्यवहारों तथा जातियों एवं भाषाओं की दृष्टि से बटे हुए हैं। तो हमारे देश की लगभग 80% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन इन हिंदुओं में भी विभिन्न प्रकार के विश्वास, व्यवहार, जातियाँ और भाषाएं उपलब्ध हैं। लगभग 13.4% आबादी मुसलमानों की है, जिसकी बदौलत भारत विश्व में इंडोनेशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुसलमान देश है। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि हिंदुओं के बाद जो दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या है वो है मुसलमानों की 13.4% और संपूर्ण विश्व में इंडोनेशिया के बाद हमारे देश में ही सबसे अधिक संख्या में मुसलमान रहते हैं। अन्य प्रमुख धार्मिक समुदायों में ईसाई लगभग 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन 0.4% हैं। सामुदायिक पहचानों के साथ राष्ट्र राज्य के संबंधों की दृष्टि से भारत की स्थिति न तो आत्मसातकरणवादी और न ही एकीकरणवादी की है। यदि हम सामुदायिक पहचानों की बात करें और हमारे राष्ट्र राज्य के संबंध की दृष्टि देखें तो हमारे देश की स्थिति ना ही आत्मसातकरणवादी रही है और ना ही एकीकरणवादी रही है। अपने प्रारंभ से ही स्वतंत्र भारतीय राज्य में आत्मसातकरणवादी नीति को नहीं माना गया है। तो हमारे शुरुआती समय से यानी जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से ही हमारे यहाँ आत्मसातकरणवादी नीति को नहीं स्वीकारा गया। तथापि ऐसे प्रारूप के लिए प्रभावशाली बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के कुछ वर्गों की ओर से इसकी मांग की जाती रही है। लेकिन यह सत्य है कि ऐसे आत्मसातकरणवादी प्रारूप की मांग हिंदू बहुसंख्यक समुदाय के कुछ वर्गों द्वारा समय समय पर की जाती रही है। हालांकि राष्ट्रीय एकीकरण को राज्य की नीति में लगातार महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है, लेकिन भारत कभी उस रूप में एकीकरणवादी नहीं रहा। तो हमारे देश में राष्ट्रीय एकीकरण को हमारी नीतियों में या राज्य की नीतियों में लगातार स्थान दिया गया है, लेकिन हमारे देश की नीतियां पूरी तरीके से एकीकरणवादी कभी भी नहीं रही हैं। संविधान में यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, पर धर्म, भाषा और अन्य ऐसे कारकों को सार्वजनिक क्षेत्र में पूरी तरह निष्कासित नहीं किया गया है। तो हमारे संविधान में ही यह बताया गया कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, लेकिन धर्म, भाषा या अन्य ऐसे कारकों को यानी सामुदायिक पहचानों को जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें पूरी तरीके से अलग या निष्कासित नहीं किया है। सच तो यह है कि राज्य द्वारा इन
समुदायों को व्यक्त रूप से मान्यता दी गई है और राज्य द्वारा इन सामुदायिक पहचानों को या इन समुदायों को व्यक्त रूप से मान्यता प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की दृष्टि से मापा जाए तो अल्पसंख्यक धर्मों को अत्यंत प्रबल संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। तो यदि हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों की दृष्टि से हमारे देश की स्थिति को मापते हैं तो जो अल्पसंख्यक धर्म है हमारे देश में उनको अत्यंत प्रबल यानी बहुत ही अच्छे प्रकार से संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। आमतौर पर भारत में समस्या यह रही है कि यहाँ कानूनों या सिद्धांतों की तो कोई कमी नहीं रही, बल्कि उनके पालन या व्यवहार में थोड़ी कसर रही है। तो हमारे देश में जो मुख्य समस्या है वह यही रही है कि हमारे यहाँ कानूनों या सिद्धांतों की कभी कोई कमी नहीं रही या नीतियों में कभी खास कमी नहीं रही, लेकिन इन कानूनों के, इन नीतियों के पालन में या उन्हें व्यवहार में लाने में अवश्य कुछ कमी रही है। लेकिन कुल मिलाकर भारत को राज्य राष्ट्र का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है, यद्यपि यह राष्ट्र राज्यों के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। तो वास्तव में हमारे देश भारत को राज्य राष्ट्र का एक अच्छा खूबसूरत उदाहरण माना जा सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि हमारा देश भारत ये जो राष्ट्र राज्य के समक्ष उपस्थित होने वाली चुनौतियां हैं, समस्या हैं, उनसे अछूता नहीं रहा है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे देश में भी सामुदायिक पहचानों के संबंध में अक्सर समय समय पर प्रस्तुत होती रही हैं। तो बच्चों, आज के भाग में इतना ही। हम अपने इस अध्याय को अगले भाग में भी जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।